हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने वंशा गतियों में भिन्नता के सिद्धांत में पार्ट 4 तक देखा था। ठीक है, क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि थोड़ा सा देखा था ना। तो उसमें बताया था कि कुछ ऐसे विधि होते हैं जिनमें गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित होता है कि वह नर बनेंगे, वह मादा बनेंगे या फिर कुछ और बनेंगे। ठीक है, तो वही वाला था। तो उसमें थी चींटी और मधुमक्खी। क्योंकि मधुमक्खी आपके सिलेबस में है तो मधुमक्खी को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मधुमक्खी के अंडे, ठीक है, के अंडे बिना निषेचन के ड्रोन बनते हैं। ड्रोन क्या है यार ना, तो आइए देखते हैं। अगर हम एक मधुमक्खी का उदाहरण लेते हैं, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी में एक होती है रानी। ठीक, रानी यानी क्वीन, क्यू डबल ई है ना, यून हो गई। उसके बाद एक होता है नर, नर होता है, नर को कहते हैं ड्रोन। ठीक, नर को कहते हैं ड्रोन। अगर हम बात करें, एक होता है श्रमिक। श्रमिक क्या होती है, मादा होती है। ठीक है, यह मादा होती है। अब देखिए, श्रमिक मतलब कि वर्कर, WERKER ना, वर्कर। स्पेलिंग गलत हो तो स्पेलिंग में मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो देखिए क्या होता है कि अगर हम गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो तीनों में जो गुणसूत्र होते हैं, तो रानी में अगर देखा जाए तो कितना होते हैं, 2n। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितने गुणसूत्र होते हैं मधुमक्खी में, मधुमक्खी में 36 होते हैं। ठीक है, 32 होते हैं क्या, जैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए इनकी संख्या 2n है तो मान क्या लें, रहती है। ठीक है, अगर नर में बात करें तो n हो जाती है। अगर हम मधुमक्खी यानी श्रमिक में बात करें तो ये भी 2n होती है। ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हम क्वीन की बात करें तो इसमें देखिए अगर 2n है ना, तो यानी कि इसमें कितना होगा, 32 होगा। और इसमें कितना होगा, 16 होगा। यानी कि यहाँ अगुणित होगा ना, अगुणित। अगुणित मतलब क्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी। ठीक, इसमें बात करें तो 32 होगा। अब कहेंगे कि ये कैसा है, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यह गुणित ना। डिप्लॉयड, आप हैप्लॉयड अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अगर बात करें वर्ग की तो इनका काम होता है अंडे देना, अंडे देना। अगर हम नर की बात करें तो इनका काम होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन करना, निषेचन करना। अगर हम बात करें श्रमिक की तो ये मादा होती है ना, जिनका काम का होता है मकरंद, मकरंद व जैली, जैली पदार्थ को लाना, पदार्थ को। ठीक, तो ये होता है इनका कार्य। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कैसे मतलब कि संभव होता है कि यह रानी बनेगी या नर बनेगा और या श्रमिक बनेगा, तो देखिए मधुमक्खी की छत्ता देखा है ना आप लोगों ने जी, ऐसे होता है। आप लोग फिर से देखिएगा, इस प्रकार से होता है ना, यस सर, ऐसे तो होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब एक मधुमक्खी किसी अंडे में होती है तो उनको बोलते हैं लार्वा ना, लार्वा। तो जो लार्वा होता है मधुमक्खी, पूछा जाता है मधुमक्खी का लार्वा क्या क्या कहलाता है, तो जब शुरू में होता है तो उसको बोलते हैं सूंडी बोलते हैं, या आगे चलकर प्यूपा हो जाता है, प्यूपा। तो मधुमक्खी का जो लार्वा होता है वह प्यूपा होता है। ठीक है, आप लोग क्या बताएंगे, प्यूपा। अगर सूंडी है तो सूंडी लगाएंगे, नहीं तो प्यूपा। ठीक, तो लार्वा मतलब समझते हैं ना, जब कोई जीव किसी दूसरे फॉर्म में होता है उसके बाद कन्वर्ट होकर अपने फॉर्म में आता है। जैसे देखिए अगर आप लोग मेढक देख रहे हैं, मेढक 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 जब पैदा होता है तो वो छुछलू मेघा पानी में रहता है, इधर उधर जाता रहता, लगता है ससुरा का वह मछली है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले पकड़ के लाते थे, मछली जिलाए हैं, मछली जिलाए हैं, जो जहाँ पे मम्मी लोग बर्तन मांजती रहती थी उसमें जाके छोड़ देते थे, कहते थे मछली जिलाए हैं। उसके बाद ससुरा जब बड़ा होता था तो मेघा निकल जाता था। ठीक, तो मेढक क्या होता है, जब जब वो पानी में रहता है, जब छुछलू मेघा रहता है तो उसको बोलते हैं लार्वा। ठीक है, तो यही होता है लार्वा। तो यहाँ पर भी वही चीज होता है। देखिए अगर जो है मधुमक्खी को उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, मधुमक्खी
अगर मधुमक्खी जो है मादा है, अगर मान लीजिए रानी है, रानी क्योंकि अंडा देती है ना, रानी क्वीन थी, तो क्या करेगी ये? अगर मान लीजिए अंडा दिया, जैसे मान लीजिए ये किसके साथ फर्टिलाइज करेगी? नर के साथ। देखिए निषेचन करना होता है ना किसके? ड्रोन के साथ, यानी यन के साथ। इनकी संख्या कितनी होती है? 2n होती है। अगर यह अब युग्मक फॉर्म में तोड़े, चलिए हम तोड़ रहे हैं। ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा। इसको बोलते हैं युग्मक। ये युग्मक फॉर्म में हो गया, यानी अलग अलग हो गया। अब सबकी संख्या n है। अब देखिए क्या होगा कि अगर ये मिल के क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे। जब 2n बनेगा तो क्या होगा बाबू? मादा होगी या फिर क्वीन बनेगी ना। मादा मतलब क्या? श्रमिक बनेगी या फिर क्वीन होगी। अब अगर मान लीजिए निषेचित नहीं हुआ या अगुणित ही रह गया तो ये आगे चल के क्या बनाएगा? ड्रोन बनाएगा। ठीक, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद समझाते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए निषेचन करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? एक मादा और एक नर। यहाँ पे चूंकि मादा जो है श्रमिक बन जा रही है ना, श्रमिक बन जा रही है, वो अंडे पैदा नहीं कर पाएगी, तो हम यहाँ पे क्वीन लेते हैं। क्वीन पे तो मादा है ना, क्वीन डबल यानी रानी। रानी की संख्या कितनी होती है? 2n होती है। नर की संख्या कितनी होती है? n होती है। ठीक, अब देखिए अब हम इनको युग्मक फॉर्म में तोड़ रहे हैं। क्योंकि ये पहले से n है तो क्या इसका n/2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से युग्मक फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आगे चल के ये नर युग्मक बनाएगा यानी n बनाएगा। अब इसका यानी 2n है तो n हो जाएगा। इनको बोलते हैं गैमेट फॉर्म या फिर गैमेट या फिर युग्मक फॉर्म। युग्मक अवस्था, थोड़ा अवस्था मतलब देखो। अब क्या होगा? अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इस n का इस n के साथ अगर हम नहीं मतलब उसमें संकरण यानी फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, यानी निषेचन क्या करते हैं? करा देते हैं, तो देखिए क्या मिलता है। देखिए 2n मिलेगा। 2n, अब ये 2n डिसाइड करेगा कि वह मादा होगी। मादा मतलब क्या? श्रमिक ना, OR अथवा रानी बनेगी ना, क्वीन बनेगी। और बताएंगे कैसे। आप देखिए ये वाला क्या होगा? ये वेस्ट नहीं जाएगा। क्या होगा? अगर इसका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होता है तो ये आगे चल के किस में बन जाएगा? नर बनाएगा, जिसको बोलते हैं ड्रोन। ठीक, यही समझाना था। ठीक है बाबू। अब देखिए अगर हम रानी की बात करें, रानी और श्रमिक की बात करें और नर की बात करें, तो देखिए शुरू में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रानी में क्या दिया? अंडे दे दिया। ठीक, अंडे देने के बाद जो श्रमिक होते हैं उन अंडों को एक एक खाने में रखने का कार्य करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये छत्ता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, छत्ता समझ लीजिए। ठीक है, तो जो श्रमिक होते हैं यानी कि जो मादा होती है, ठीक, मादा तो ये भी होती है लेकिन ये श्रमिक थोड़ा ज्यादा कार्य करते हैं। रानी का कार्य होता है सिर्फ खाना, सिर्फ अंडे देना, ठीक, और निषेचन करना। ठीक, अब देखिए तो क्या होगा कि इन कोष्ठकों में इन अंडों को एक एक अंडों को रख देती हैं श्रमिक। अब देखिए क्या होगा कि जो अंडा निषेचित है तो वो तो रानी या फिर श्रमिक बनेगा। ठीक, देखिए जो रानी होती है यह हमेशा क्या खाती है? शाही जेली के संपर्क में रहती है, यानी हमेशा उसको शाही जेली मिलता रहता है। और इन दोनों को क्या होता है? इन दोनों को मिलता है वही मकरंद और पराग से संबंधित पदार्थ। पराग से संबंधित पदार्थ का मतलब देखिए हमने बताया था कि जब पुष्प होता है, पुष्प के जो पीछे वाला भाग होता है थोड़ा सा मीठा लगता है, उसी पे भौरे आके उसी को लेने के लिए भौरे आके उस पर मंडराते हैं, बैठते हैं, बढ़िया से जलपान करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो मकरंद वही चीज इनको भी मिलता है। तो देखिए अगर इस वाले अंडे को 2 दिन तक, कोई भी अंडा हो, 2 दिन तक समान भोजन दिया जाता है। 2 दिन तक समान भोजन
इन तीनों को 2 दिनों तक क्या किया जाता है, समान रूप से भोजन दिया जाता है। सब कुछ शाही जेली मिलती है, ठीक है। शाही जेली की मतलब ये समझिए कि एक प्रकार से समझिए मधु, ठीक। तो देखिए शाही जेली सबको दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये श्रमिक लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ही कर देते हैं। एक ही क्यों करते हैं, क्योंकि भाई उनको उनको सब पता होता है कौन रानी बनाना है, कौन रानी लायक है, क्या करना है, ठीक है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जो श्रमिक वाला पोर्शन को छांटे रहती है, जो श्रमिक वाला पोर्शन होता है उसको मकरंद और पराग से संबंधित कुछ पदार्थ देने लगती हैं, और उसके बाद इसको भी वही देने लगती हैं। जबकि जो रानी वाला कोष्ठक होता है उसको शाही जेली देती रहती है। शाही जेली से इसको ढके रहती है, मतलब खूब खाए, खूब पिए, खूब मिटाए और खूब अंडे दे, ठीक। तो ये हो गया मधुमक्खी के बारे में। तो एक चीज और जान लीजिए, मधुमक्खी का जो अंडा होता है उसको बोलते हैं कोकून। कोकून। और देखिए इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, हमने बताया था। लार्वा को क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा ना। और देखिए बस यही, वो फिर सुंडी बोलते हैं। सुंडी जब छोटा सा फॉर्म में होता है तब बोलते हैं, जब आगे तक के और थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, परिपक्व लार्वा पूछा जाता है, वो होता है प्यूपा। यहाँ तक था द्विगुणित या अगुणित की क्रिया विधि। चींटियों में भी वही होता है, मधुमक्खी में भी वही होता है। मधुमक्खी वाला सिलेबस आपके में था, ये हमने बता दिया, आप लोग लिख लेंगे। इतने छोटे तो है नहीं, हमको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा दिए हैं। यहाँ पे युग्म फॉर्म है, गैमीट फॉर्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक पॉइंट और देख लीजिए। यहाँ पे थी रानी और यहाँ पे थी नर। युग्म फॉर्म, ये भी युग्म फॉर्म, डायरेक्ट युग्म फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, युग्म। अब देखिए क्या होगा कि निषेचन के बाद टूयन बनेगी, या तो रानी क्वीन या फिर श्रमिक ना, वर्कर, डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू। उसके बाद ये जो होता है आगे चल के क्या बनाएगा, नर बनाएगा, यानी ड्रोन बनाएगा। अब देखिए बिना निषेचन के इसका निर्माण हो रहा है ना, इस जीव का बिना निषेचन के निर्माण हो रहा है, इसको कहते हैं अनिषेक जनन। बिना निषेचन के है ना, अनिषेक जनन। कैसे रहेगा, अनिषेक जनन। पूछेगा कि पार्थेनोजेनेसिस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तो आप लोग बता देंगे कि बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण होना है, क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, यानी अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं कि रानी मधुमक्खी का जो अंडा होता है, जो युग्म फॉर्म होता है, अंडे देने के पश्चात जो अंडा अनिषेचित हो जाता है, मतलब कि जो निषेचन के बिना ड्रोन का निर्माण कर लेता है, उसको कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन द्वारा किसका निर्माण होता है, नर मधुमक्खी का निर्माण होता है, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि एकाध सूत्रता और एकल सूत्रता, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या होता है। अब हम आएंगे रोग वाले चैप्टर पे, मतलब कि लास्ट टॉपिक है रोग, ठीक है। इसके बारे में रोग होता है डिजीज ना। देखिए रोग में एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है, एक है एकाध सूत्रता और एक है एकल सूत्रता, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, एकाध सूत्रता मतलब एक गुण, ऐसे नहीं। ऑटोसोम्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र या गुणसूत्र सूत्रों में एक गुणसूत्र बढ़ जाए। यानी कि अगर हम एक मनुष्य का उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए 46 होते हैं, +1 हो जाए तो कितना हो जाएंगे, 47, ठीक। अगर हम 2n का उदाहरण लें, 2n है, +1 हो तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा ना। अब देखिए यही है एकल सूत्रता क्या है, तो एक गुणसूत्र की कमी हो जाना, एक गुणसूत्र की कमी। जैसे मान लीजिए 2 है, -1 हुआ कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ठीक, अगर हम 2n को उदाहरण लेते हैं, 2n है -1 हो गया, क्या हो जाएगा, n बचेगा। अगर हम अपने मनुष्य की उदाहरण लेते हैं, 46 है तो -1 होगा तो कितना हो जाएगा, 45। इसको जानते रहिए, ये आगे बहुत ही ज्यादा आने वाला है, एकाध सूत्रता और एकल सूत्रता, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब में इसी का यूज होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अब ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, दैनिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा रूप। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो जीव मतलब कि हमारे शरीर में 46 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, 23 जोड़ी। तो क्या होता है, यानी कि 23 पेयर। ठीक, तो 22 जोड़ी क्या होते हैं, दैनिक गुणसूत्र होते हैं, दैनिक। हाँ, और एक जोड़ी क्या होता है, जैसे लिंग वाला, यानी कि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ये जो होता है। तो देखिए दैनिक जो गुणसूत्र होते हैं, यानी 22 जोड़ी जो होते हैं, उनमें कुछ गुणसूत्रों में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न होता है। उन्हीं रोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला रोग है डाउन सिंड्रोम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो 21वां नंबर वाला जोड़ी वाला जो गुणसूत्र है, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण होता है, एकाधी सूत्रता होती है, एकाधी सूत्रता हो जाती है। हमने बताया है कि एकाधी सूत्रता क्या है, एकाधी सूत्रता यानी कि अगर 2 है तो +1 होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगर हम एक मनुष्य का उदाहरण लेते, 46 है, एक और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इसके जो लक्षण होते हैं, देखिए किसी जोड़ी में एक और गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि अगर बात करें, अगर x होता है, x y होता है, तो कोई और एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इस प्रकार से। तो अभी मत समझिए मतलब अभी समझिए, लेकिन थोड़ा सा भी इसके आगे बारे में और समझ में आ जाएगा। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या होता है बाबू, देखिए तो चेहरा कैसा हो जाएगा, चेहरा मंगोलियन जैसा। ठीक, मंगोलियन लोग को देखा है, इतने छोटे छोटे होते हैं, मतलब ऐसी आँख, पता नहीं कैसे उभरी रहती है। ठीक है, मंगोलियन जैसा, माथा, माथा और हेड जिसको बोलते हैं, चौड़ा। ठीक, गर्दन, गर्दन मोटी भैंस की तरह। ठीक, एक बार बोल के दिखाई, मंगोलियन टाइप जैसे जा रहा है, माथा चौड़ा, गर्दन मोटी। उसके बाद क्या है, बस आंशिक रूप से मंगोलियन कहते हैं, मंगोलियन कहते। थोड़ा दिमाग के भी क्रैक रहते हैं, धीम रहते हैं, मोटे बुद्धि होते हैं। ठीक है, तो ये था लक्षण। अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी, एक ही पागल वैज्ञानिक रहा ना, इसको बोलते हैं लैंगडोन और डाउन। अपने नाम पे साले रख दिए, और रामू श्यामू रख देते तो अच्छा होता ना, रामू रोग, श्यामू रोग, कितना बढ़िया होता है। ये लिखते हैं डाउन, लैंगडोन, डाउन सिंड्रोम, पता नहीं कैसा। ठीक है, तो देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें वाला जो पेयर वाला जो गुणसूत्र होता है, उसकी संख्या में एक बढ़ोतरी हो जाती है, यानी एकाधी सूत्रता हो जाती है, जिसके कारण अगर संख्या n है, 2n है, तो क्या हो जाता है, +1 होकर 3n हो जाता है। ऐसे लिख देंगे। उसके बाद लक्षण में लिख देंगे, लक्षण कैसा, चेहरा कैसा हो जाता है, मंगोलियन जैसा, माथा चौड़ा, गर्दन मोटी, और आंशिक रूप से क्या करते हैं, मंगोलियन कहेंगे ना। देखिए, और उसके बाद खोज किसने की थी, तो लैंगडोन डाउन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। डाउन सिंड्रोम क्लियर। नंबर दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, तो देखिए एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, 18वें जोड़ी वाले गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता हो जाती है।
इसमें क्या होता है? लक्षण की बात करें तो लक्षण लक्षण क्या होगा? विकृतिशील ठीक, गर्दन छोटी, गर्दन छोटी, लंबे कान, लंबे कान, चोंच जैसी नाक, चोंच चा 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 चा, चोंच जैसी नाक, और क्या होता है? कान, नाक, अंगूठा बचा है ना, छोटा अंगूठा। ससुरा तो छोटा अंगूठा रहेगा, तो छोटा छोटा रहेगा बस। अल्फा वाला लेग टांग वाला भी और तो छोटा छोटा रहेगा। कैसे होगी देखिए, विकृतिशील मतलब समझ रहे हैं? कुछ इस प्रकार से अगर हम ऐसे खड़े हैं ना, तो एक आदमी मान लीजिए ऐसे खड़ा है, ये इसकी नाक हो गई चोंच जैसी, उसके बाद ये मुख हो गया, उसके बाद ठुड्डी हो गई, कुछ इस प्रकार से आदमी बना है। विकृतिशील का मतलब होता है पीछे वाला पोर्शन और बड़ा हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा टोपी की तरह, ठीक। उसके बाद गर्दन छोटी, सूझ जाएगा। उसके बाद लंबे कान, कान ऐसे भैंस की तरह हो जाएंगे, फट 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 करते रहेंगे। और चोंच जैसी नाक, चोंच समझ रहे हैं ना? चिड़िया की चोंच देखा है ना? छोटा अंगूठा, अंगूठा छोटा रहेगा, पगले की तरह रहेगा, मंद बुद्धि कर लेगा, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा में करके लिख सकते हैं कि मोटी बुद्धि का, ठीक। बस, और क्या कुछ बचा इसमें? कुछ नहीं बचा। तो उसी का क्वेश्चन एक नंबर में से पूछेगा कि एडवर्ड सिंड्रोम किस जोड़ी के गुणसूत्र में होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा आसान, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आगे की ओर देखिए, नंबर तीसरा क्या है? राउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें होता सिर्फ यही है कि जो 13 नंबर का 13 में जोड़ी, जा से जहाज में ओ का मात्रा, जोड़ी वाले गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता हो जाती है। होने के कारण होता है, होने के कारण होता है, कारण तेरे कारण, ठीक है। जोड़ी वाले गुणसूत्र के एकाध सूत्रता होने के कारण यह रोग होता है, जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर इस रोग से जो लिख देते हैं, इस रोग यानी पटाउ सिंड्रोम, ठीक। इस रोग से ग्रसित बच्चे या शिशु पैदा ही नहीं होते, पैदा ही नहीं होते, ओ आर यानी अथवा पैदा होते हैं तो, पैदा होते हैं तो साल के अंदर मर जाते हैं, 1 साल के अंदर ही निकल जाते हैं, यानी मर जाते हैं, ठीक 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 जी। इस रोग से ग्रसित बच्चे या शिशु पैदा ही नहीं होते, खास करके उसमें उसके पेट, मदमा के पेट में ही उसका मृत्यु हो जाती है, ओ आर यानी अथवा अगर पैदा भी होते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है। तो एक भाई हमारे गांव में भी हुआ था, तो महिला जानते हैं कैसे बोलती हैं, ये बहनी बतावत है उनके ऐसे लड़कियां भराना, ऐसे दतवा बड़ा बड़ा रहना, घरवा ऐसे लंबा लंबा रहना, राक्षस पैदा भरा, राक्षस जान मत हो, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक बात और थोड़ा सा इसमें एकाध सूत्र तक मतलब समझ रहे हैं ना? अगर 2 है तो +1 हो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 2n है तो +1 हो क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा, तो +1 बराबर 3। अगर हम 46 जोड़ी की बात करें तो +1 होकर क्या हो जाएगा? 47 जोड़ी। सोचिए यार, एक जोड़ी, एक गुणसूत्र बढ़ने से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है हमारे सबके साथ में। चलिए,
तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा।